Friends, today will be discuss about the topic probability. This is the topic of class 9th mathematics. दोस्तों, ये जो probability का वीडियो है, ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो आइए हमारे इस वीडियो के पार्ट 3 में आज हम आपको प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट or certain event is always 1. So keep in mind that if a probability is sure event, probability for a sure event always 1. After that, next thing, the probability of an impossible event is always 0. And third things, for any event E, PE plus PE dash equal to 1, where E डैश स्टैंड फॉर नॉट E। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इवेंट हैपेंड होती है तो E डैश का मतलब है उस इवेंट के हैपेंड ना होने को हम E डैश से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने एक कॉइन को थ्रो किया तो हेड आएगा, तो हेड आने को हम E से डिनोट करेंगे, और हेड अगर नहीं आएगा तो उसको हम ई डैश से डिनोट करेंगे। मीन्स टेल अगर आता है तो हम उसे ई डैश से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेल हम नहीं कहेंगे, यहाँ हम क्या कहेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पीई और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पीई डैश। सो डियर, ई एंड ई डैश आर कॉल्ड complementary event. Why complementary event? Because the sum of PE and PE dash is always 1. Okay. Now dear, the empirical or experimental probability, that is PE, of an event E is given by PE equal to number of trial in which E has happened and divide by total number of trials, that is NE upon NS, where NE is favorable outcomes and NS is total number of outcomes. And same way we can see that this is number of trial in which E has happened divide by total number of trials. So now dear, next things, the probability of an event lies between 0 and 1. So dear, keep in mind always, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 और 1 के बीच का हो सकता है, लेकिन ना तो 1 से बड़ा होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। सो डियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दिस चैप्टर। नाउ लेट अस, हियर इज द फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखना है, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है, और पॉसिबल आउटकम्स के बाद दूसरा आता है फेवरेबल आउटकम्स। ये जो आउटकम्स होता है वो एक साथ लिखेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है एनी, और टोटल या पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है एनएस। तो यहां आपको बताना है
कि ये कंडीशन क्या है। सो यू नो दैट अगर आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो डाइस पे 1 नंबर होता है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 6 नंबर्स वहां होते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स आपका हो जाएगा 6। इसके बाद अब आपसे पूछा गया है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो यहाँ पे नंबर्स आएंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से ये नंबर्स होते हैं, वो होता है पॉसिबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम्स तो पूछ रहा है कि प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे होते हैं, वो आपका होता है 2, इसके बाद 3 और 5। तो टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने हो गए, टोटल नंबर्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल टू, फॉर्मूला आपका है एन ई बाई एन एस। तो एन ई आप देखेंगे यहाँ पे 3 है और एन एस आपका है 6, इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स वी सिलेक्ट ए चाइल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस चाइल्ड बीइंग ए गर्ल। मतलब एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें 2 बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, और उसमें से एक चाइल्ड को सिलेक्ट किया गया है रैंडम, बिना देखे हुए एक चाइल्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो वो चाइल्ड गर्ल होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ भी वही बात आ जाएगी, जो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप कैसे फाइंड करोगे, वहां पे 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज और 3 गर्ल्स, तो आप इनको प्लस करोगे, 2 + 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया दैट चाइल्ड इज ए गर्ल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो जितनी भी गर्ल्स होंगे तो 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कहां से आया, गर्ल्स आर 3, तो वो आपका ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गर्ल्स, तो ये फॉर्मूला क्या है, एन ई बाई एन एस। एन ई आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, आप पहले आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो टोटल होता है वो आपका एन एस होता है, और जो आपसे पूछा गया वो आपका एन ई होता है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो एन ई का वैल्यू कितना है 3 और एन एस का वैल्यू कितना है 5। इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, और आगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहते हैं वो ये है कि आप समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आप बताएंगे। ए कॉइन इज टॉस्ड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स आपको यहाँ पे टाइम छुपा लिया है कि कितनी बार इसे थ्रो किया गया। हाउ मेनी टाइम्स द कॉइन वाज टॉस्ड, अब आपसे यही पूछ लिया गया कि ये बताओ ये कितनी बार टॉस किया गया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 0.4 एंड इट्स अपीयर्ड अप फॉर 24 टाइम्स, तो ये आपका क्वेश्चन है ना। मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पूछा गया कि टॉस को कितनी बार थ्रो किया गया। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे आप बताएं। इफ ए क्वाइन इज टॉस्ड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, एक क्वाइन को उछाला गया, कितनी बार उछाला गया ये पता नहीं है, यही आपको बताना है। हाउ मेनी टाइम्स द क्वाइन वाज टॉस्ड, तो यही आपका क्वेश्चन हो गया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट हैड इज 0.4, ये आंसर दे दिया
कि ये आंसर इस बार दिया, आपको हर क्वेश्चन में क्या करना, आंसर निकालना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया कि प्रोबेबिलिटी आपका है 0.4 एंड इट्स अपियर्ड अप फॉर 24 टाइम्स, मीन्स यहाँ फेवरेबल आउटकम्स आपको दे दिया गया है। तो आप जो दिया है वो पहले लिख लीजिए। आपको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो आपको दी गई है वो आप प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी किस चीज की, हेड आने की है ना, तो यहाँ पे हेड लिख लीजिए या पीई भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिस इज गिवन दैट 0.4 और साथ में आपको दिया है फेवरेबल आउटकम्स। दिस इज 24, फेवरेबल का मतलब होता है एन ई, ये आपको दे रखा है। और ये पूछा हाउ मेनी टाइम्स द कॉइन वाज टॉस्ड, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पूछ लिया गया है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मीन्स आपसे एनएस पूछ लिया गया है कि एनएस बताइए कितना है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एनएस कितना होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने एनएस ले लिया एन, ये लेट कर लिया, एक्स भी ले सकते हो, क्योंकि नंबर पूछा गया इसलिए मैंने एन ले लिया, एक्स भी लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो प्रोबेबिलिटी आपको देगी दी हुई है, दिस इज पीई, यही है पीई, तो ये आपको दे रखी है 0.4 और एनी अभी आपने पता है 24 है, एनएस आपको आपने एन ले रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इसे हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एन को इधर ले आओ और ये नंबर को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो n को इधर लाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, n को इधर, या फिर आप 1 लिखा रहने दो तो क्लियर हो जाएगा। n को इधर ट्रांसपोज किया, ये नंबर को इधर ट्रांसपोज किया, तो नंबर को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 24 बाई 0.4 हो जाएगा। अब किस आपको अच्छे से पता है किसी भी नंबर को आप डिवाइड तभी कर सकते हो जब वहां पे डेसिमल, डिनोमिनेटर में डेसिमल ना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डेसिमल रिमूव हो जाए। तो जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 240, ये 0 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल रिमूव होके यहाँ आ जाएगा, मीन्स आपका हो जाएगा 4। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो 4 बन जा 4 होता है और 4 6 जा 24 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 60। ये 60 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, एन का वैल्यू आ गया, और एन क्या है, नंबर ऑफ कितने टाइम्स ये थ्रो किया गया। तो आप फाइनली लिख सकते हो, तो रिक्वायर्ड ट्रायल हो जाएंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड ट्रायल मीन्स ये कितनी बार थ्रो किया गया, दैट इज 60। तो ये फाइनली आंसर आपका यहाँ पे होगा, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो इसका आंसर भी आप अच्छे से पता कर सकते हो, आंसर भी बता सकते हो। ठीक है, जाओ जाओ इसको लेके जाओ वहां से, इसको इसको इस पे वो कर लो, फॉरवर्ड कर लो जल्दी से, 9:05 हो गया, देखिए इसको लेके जाओ और जल्दी से आओ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आप उस समय सोचो कि यहाँ तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अब हम क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो उसको इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़े थे टेबल टाइप्स के, वो टेबल टाइप्स का क्वेश्चन एक जरूर आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स का आता है वो, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कंपलसरी वो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो वो से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको
वीडियो बना के भी दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ इधर उधर बुक से लेके, जो रेफरेंस बुक से ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन ए क्रिकेट मैच, ऐसा कोई भी क्रिकेट मैच का नहीं है कि वो क्रिकेट मैच का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, इस तरह का पूछा जाता है। इन ए क्रिकेट मैच इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री इज 0.3, देन एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन ए क्रिकेट मैच, ऐसा कोई भी क्रिकेट मैच का नहीं है कि वो क्रिकेट मैच का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, इस तरह का पूछा जाता है। इन ए क्रिकेट मैच इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री इज 0.3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये 4। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो आप लिख लेंगे, पीई इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री दिस इज 0.3, ओके। और आपसे ये पूछा गया है नॉन हिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग बाउंड्री। ये आपको बताना है। तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को क्या कहते हैं, पीई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग मतलब नॉट हैपनिंग को बोलते हैं पीई डैश, और इसी को कभी कभी पीई बार भी लिख सकते हैं, ले लेते हैं पीई वार। एक ही बात है, चाहे पीई डैश लिखिए चाहे पीई वार लिखिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है, नॉन हैपनिंग, वो इवेंट नहीं हो सकता है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप यहां इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है। सिंस यू नो दैट पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने यहाँ पे डैश लिया या फिर यहाँ वार भी लिखा जा सकता है, पीई वार एक ही बात है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, पीई का वैल्यू कितना है आप देखिए 0.3, और पीई डैश का वैल्यू आपको पता करना है, तो आप इसे ट्रांसपोज कर लीजिए, पीई डैश इक्वल टू 1, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.3। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, आप क्या लिखेंगे इसे 1.0 और यहाँ पे माइनस करेंगे 0.3, तो देखिए यहाँ पे कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये डेसिमल यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो आपका हो जाएगा 0.7। तो यही इसका आंसर है और कुछ लिखना ही नहीं है। तो आप फाइनली लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग बाउंड्री इक्वल टू 0.7। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें किसी भी प्रोबेबिलिटी के किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो और आपसे ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1, और जो भी वैल्यू दी है, कभी कभी ये भी देता है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी दे देता है, तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो आप ये वैल्यू अगर ना होने की पूछ रखी है तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू ट्रांसपोज करके आ जाएगी, लेकिन फॉर्मूला यही यूज करना है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिया है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। ए वर्ड इज गिवन, ए वर्ड मैथमेटिक्स, a word mathematics is given, then find the probability a letter is selected at random and this letter is A। लेटर ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये वर्ड की जगह कोई भी वर्ड दे सकता है, एनी वर्ड। तो अब आप इस केस में क्या करोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन मैथमेटिक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लेटर्स दिए हुए, काउंट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 11 और यही आपका क्या होता है, एनएस। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए लेने एट रैंडम ए लेटर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पे काउंट करिए, फर्स्ट ए, आप देखिए ये आपका ए है, इसके बाद ये ए है, और तो कोई ए नहीं है, 2 ए हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। ये आपका क्या हो जाएगा, एन ई। ये एन ई का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी लेटर ए, तो फॉर्मूला क्या है, एन ई बाई एन एस। तो यहाँ पे एन ई का वैल्यू पुट कर लीजिए। एन ई का वैल्यू कितना है 2 और एन एस का वैल्यू कितना है 11। तो इस तरह से आपको कोई भी मैथमेटिक्स ही नहीं, कोई भी लेटर दिया जा सकता है, एनी लेटर। तो आप वहां पे सबसे जो भी वर्ड दिया है उस वर्ड में आप सारे लेटर्स काउंट कर लोगे, वो एनएस हो जाएगा। और इसके बाद में फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या पूछा, ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस पूरे वर्ड में ए कितनी टाइम्स आया हुआ है, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो मतलब वो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। तो यहाँ ए 2 टाइम्स आया है तो 2 हो गया। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि इसमें टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टी आप काउंट कर लोगे। ई आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी आप काउंट कर लोगे। जो भी लेटर आप पूछा गया वो आप वहां से काउंट कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ए लीप ईयर देयर आर 53 संडे। आपको ये बताना है कि किसी भी लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं कि क्वेश्चन क्या है, एक बार क्लियर हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी
in a leap year there are 53 Sunday। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे संडे की जगह मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है संडे के लिए ही पूछा जाए, किसी के लिए पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बताएंगे नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? सबसे पहले आप ये बताइए कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है, जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है, उसको कहते हैं 366 हो जाएंगे। ठीक है, तो 366 अगर यहाँ पे डेज हो जाएंगे तो ये आपका लीप ईयर होगा, और जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं। तो अब आप देखो कि यहाँ पे कितने, हमने यहाँ पे पूछा इतने संडे होंगे, और यहीं पे ये हो सकता है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे 53 वीक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पे कितने वीक हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वीक इन द लीप ईयर। तो देखियो कैसे ये बता पाओगे कि कितने वीक लीप ईयर में होंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि किसी भी वीक में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ डेज इन ए वीक कितने होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वीक यहाँ फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ईयर में कितने वीक होंगे। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे जनरल प्रोसेस ये है आपका 366 डिवाइड बाई 7 दिस इक्वल टू 7 5 जा 35, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसको नीचे लाइए तो यहाँ पे 7 2 जा 14, फिर से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 2 जा 14 होता है ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो देखिए कितने वीक आ गए, देयर आर टोटल नंबर ऑफ वीक्स आर 52। तो आप यहाँ पे लिख देंगे टोटल वीक्स आर 52 एंड कितना 2 डेज आपका रिमेनिंग हो गया, एंड 2 डेज आर रिमेनिंग। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो 2 डेज बचा हुआ है, ये 2 डेज, यही 2 डेज में हो सकता है कि जो 2 डेज बचे हैं कि वो संडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पूछ रहा है कि ये बताओ ये 2 दिन जो बचे हैं वो संडे ही होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे अब आप केस फाइंड करेंगे। अभी अब तक बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप चर्चा कर रहे थे, अब आपको यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स यहाँ अब पता करने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दीज पॉसिबल डेज आर, क्या क्या हो सकते हैं, संडे हो सकता है, संडे के साथ मंडे हो सकता है, ये पहला केस कि जो 2 दिन बचे वो संडे मंडे होंगे। या फिर हो सकता है कि संडे मंडे ना हो, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं। या फिर हो सकता है मंडे ट्यूसडे भी ना हो, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं। या फिर हो सकता है वेडनेसडे, ये ट्यूसडे वेडनेसडे भी ना हो, वेडनेसडे और थर्सडे हो। या फिर हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे ना हो, थर्सडे और फ्राइडे हो। या फिर हो सकता है कि थर्सडे फ्राइडे भी ना हो, फ्राइडे और सैटरडे हो।
या फिर हो सकता है कि सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे भी ना हो, सैटरडे और संडे हो। ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, एनी वन पॉसिबल। क्योंकि 2 दिन बच रहे हैं, वो 2 दिन ये इनमें से कोई भी पेयर हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे टोटल पेयर बना लिए, तो इसे काउंट करिए कि कितने यहाँ पे इवेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आप दोबारा और भी आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या आएगा, सैटरडे संडे अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, संडे मंडे, संडे मंडे तो आप लिख ही चुके हैं, इससे ज्यादा अब आपको करना नहीं है। तो यहाँ पे टोटल इवेंट्स आपके हो जाएंगे, काउंट करा आपने अभी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 7 हो गया, जो वैल्यू किसका है, एन एस का। ये एन एस पता चल गया। अब आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस वाज ए संडे, संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी, संडे की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स संडे, 1, और यहाँ पे कोई संडे नहीं है, और फिर यहाँ पे संडे है, तो कितने केस हो गए यहाँ पे, 2 केस, संडे होने के 2 केस। तो यही वैल्यू किसका हो गया, एनी का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे एनी हो जाएगा, और एनी का मतलब यहाँ पे कितने केस हैं, ये आप केस चाहो तो लिख लो, संडे और मंडे, और दूसरा है सैटरडे और संडे। तो ये कितने केस हो गए, दीज आर 2 केसेस, ये आपके 2 केसेस हो गए। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 2, और यही है आपका एनी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, संडे का मतलब कितना, 53 संडे, इक्वल टू एन ई बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू पुट कर दीजिए, एनएस का वैल्यू पुट कर दीजिए। एनी का वैल्यू कितना है 2, और एनएस का वैल्यू कितना है 7, ये आपका 7 है, और एनी का वैल्यू अभी आपने पता किया वो 2 है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 52 तो ये आ ही चुके थे, 52 वीक का मतलब हर वीक में एक संडे होगा, तो 52 संडे तो हो ही चुके हैं। अब आपका जो बच रहा है वो इसमें से कोई ना कोई एक ही केस आएगा ना, या तो होगा संडे मंडे, तो एक संडे और आ गया, या फिर हो सकता है सैटरडे संडे, तो भी एक ही आया, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल केस आपके कितने हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे देख सकते हो 2, तो ये एनी हो गया, तो एनी अपॉन एन एस मीन्स 2/7 इसका आंसर हो गया। तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। इसी तरह से नॉन लीप ईयर में भी पूछ लिया जाता है, नॉन लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो नॉन लीप ईयर क्या मतलब क्या हो गया, नॉन लीप ईयर का मतलब इसे आप लिख सकते हैं इन ए नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर का मतलब उस केस में आपके डेज कितने हो जाएंगे, 65, 365, और नंबर ऑफ डेज इन वीक 7 ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 65 को डिवाइड करना है, 65 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे केस केवल यहाँ एक ही रिमेनिंग आएगा, ओनली 1 रिमेनिंग। ठीक है, तो 1 रिमेनिंग होने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। ये 7 नंबर क्वेश्चन आप कैसे करोगे कि नॉन लीप ईयर में वो 53 संडे होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपने डिवाइड किया, यहाँ पे 1 ही रिमेनिंग हुआ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप लिखोगे 52 वीक हो गए और 1 डे इज रिमेनिंग, 1 डे इज रिमेनिंग। तो 1 डे, अब आपका वो 1 डे कौन सा हो सकता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स चेंज हो जाएंगे। 1 डे यहाँ पे हो सकता है कि वो आपका डे संडे हो, या फिर हो सकता है मंडे हो, या फिर हो सकता है ट्यूसडे हो, या फिर हो सकता है वेडनेसडे हो, या फिर हो सकता है थर्सडे हो, या फिर हो सकता है फ्राइडे हो,
या फिर हो सकता है सैटरडे हो, और संडे फिर लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स यहाँ कितने हो जाएंगे बताएंगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 हो गए, ये वैल्यू हो गई NS। अब आपसे क्या कहा गया कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 53 संडे होंगे। तो आप देखो यहाँ संडे कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, ओनली वन। आप देखो यहाँ पे ओनली वन टाइम्स इज संडे, संडे केवल एक ही बार है। यहाँ पे देखिए दिस इज संडे, और संडे तो है नहीं, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो केवल एक ही संडे है, इसका मतलब 1, और ये हो जाएगा वैल्यू NE का। ठीक है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, केवल यहाँ पे NE की जगह 2 जो लिखा था वहां पे आ जाएगा 1/7। तो ये 1/7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज को याद रखिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि ये आपका संडे मंडे में कोई भी पूछा जा सकता, ये नहीं है संडे ही पूछा जाएगा। मंडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है तो मंडे के लिए भी यही आंसर आएगा, ट्यूसडे के लिए भी पूछ सकता है तो ट्यूसडे के लिए भी यही आंसर आएगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे किसी के लिए भी पूछेगा तो यही आंसर आ जाएगा। अभी आपसे जैसे मैं पूछता हूं यहाँ पे कि ये बताओ कि इसके फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये पूरा केस ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। फ्राइडे आप देखोगे यहाँ कितने टाइम्स लिखा है, फ्राइडे एक ही है, तो यहाँ पे S की जगह F आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने S लिख रखा है आप देखो यहाँ पे N=1, तो यहाँ पे F आ जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो F कितना है, एक ही तो है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा संडे की जगह फ्राइडे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर के लिए 1/7 होगा, और अगर लीप ईयर है तो 2/7 होगा। कोई भी डे पूछा जाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ भी, तो 2/7 होगा। और अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि ये नॉन लीप ईयर, सो डियर तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।